नमस्कार दोस्तों, 3 दिनों के गैप के बाद आज एक बार फिर आपके सामने हूँ अखबारों के बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा, इस सिलसिले की शुरुआत करीब 4 महीने पहले मैंने की थी, लेकिन बिहार चुनाव के बाद ऐसा टूटा कि एक दिन बीच में मैंने इस सिलसिले को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन के लिए फिर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा और आज एक बार फिर अखबारों के साथ हूँ। देखते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश फिर मैं करूँगा। तो आज के दिल्ली के अखबारों की अगर बात करें, 3-4 खबरें हैं जिस पर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। खबरें हैं, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी की जैसी तैयारी है, कांग्रेस में उठापटक है, कोरोना के विस्तार को लेकर चिंता है, ठंड का मौसम है, उसको लेकर तमाम तरह की खबरें अखबारों में हैं और आप इस मौसम को बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते होंगे, बहुत सारे लोगों की परेशानियां भी बनती हैं और तमाम तरह की खबरों के बीच शुरुआत में करना चाहूँगा दोस्तों आज मध्य प्रदेश की एक खबर से। लव जिहाद को लेकर बीते 4-5 दिनों से कई तरह की खबरें अखबारों में छप रही है। आप सबको पता होगा कि पहले एमपी से बात आई कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद, कथित लव जिहाद, जिसमें लड़की हिंदू होती है, लड़का मुस्लिम होता है, उसको रोकने की कोशिश करने के लिए कानून बनाने जा रही है। उसके बाद खबर आई यूपी से भी कि यूपी सरकार भी कोई कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, मसौदा तैयार है। उसके बाद खबर आई हरियाणा, कर्नाटक, बीजेपी शासित सभी राज्यों में कथित लव जिहाद को रोकने की तैयारियों के लिए कानून की सुगबुगाहट और कानून बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी बीच एक खबर आज के अखबार में है, नवभारत टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में, वेब सीरीज के सीन की जांच करेगी एमपी सरकार। एक्सप्रेस में भी है और कुछ और अखबारों में है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। ये खबर ये है कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आता है, वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स का, ए सुटेबल बॉय, और ये विक्रम सेठ ने कई साल पहले एक उपन्यास लिखा था, उसी उपन्यास पर आधारित ये सीरीज है। अब इस सीरीज में ऐतराज क्या है और इस सीरीज पर यह सवाल क्या उठा है। इस सीरीज में एक दृश्य है, उस दृश्य में, हालांकि आज मैं देखकर एक दूसरा वीडियो कोशिश करूंगा बनाऊं, उसमें एक दृश्य है जिस दृश्य की शिकायत की है, जिसे लव जिहाद माना है बीजेपी नेता ने, और मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। वो खबर यह है कि बीजेपी के यूथ विंग के नेता हैं गौरव तिवारी, रीवा के रहने वाले हैं। उन्होंने रीवा के एसपी को शिकायत दर्ज कराई है, रीवा एमपी का एक जिला है, शिकायत दर्ज कराई है कि इस सीरीज के एक एपिसोड में मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को 3 बार किस कर रहा है, और जब ये किसिंग सीन है ये महेश्वर के शिव मंदिर के बैकग्राउंड में है। इस सीन का मकसद लव जिहाद को प्रमोट करना है, ऐसा बीजेपी के नेता ने, यूथ विंग के नेता ने एफआईआर में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। अब जरा सोचिए, एक दृश्य को लेकर ऐतराज इस कदर हुआ कि उसे घोषित कर दिया कि लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उसमें लड़की हिंदू है। और उसके बाद उसी दृश्य को लेकर शिकायत में गौरव तिवारी जो हैं, उन्होंने कहा है, एफआईआर कराई है कि नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी अंबिका खुराना के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और पुलिस ने भी, दिलचस्प यह है कि एमपी पुलिस ने, जिले के एसपी ने भरोसा दिया है कि कंटेंट को मॉनिटर करेंगे और ज़रूरी हुआ तो कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक तो बीजेपी के एक छोटे शहर के स्तर के नेता की तरफ से हुआ। उसके बाद बात आगे कैसे बढ़ी, एमपी के जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बहुत वाचाल मंत्री हैं, जेल और गृह महकमे के मंत्री हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल एक वीडियो बयान जारी करके अपने ट्विटर पर कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए सुटेबल बॉय नाम की फिल्म वेब सीरीज जारी की गई है। इसमें आपत्तिजनक दृश्य हैं और जो एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं। मैंने अधिकारियों को इस विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण करने का निर्देश दिया। अब अगर सूबे के गृह मंत्री ही मानते हो कि ये कंटेंट एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत करती है, धर्म विशेष मतलब हिंदू, उनकी भावनाएं आहत करती है, क्योंकि ये जो फिल्माया गया है, ये फिल्माया गया है, उसके बैकग्राउंड में भजन की आवाजें हैं और एक मंदिर का बैकग्राउंड है, और इसको लव जिहाद मान लिया कि लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है। और ये बात
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी मान लिया। अब जब मंत्री ने मान लिया और गृह मंत्री ने, सूबे के गृह मंत्री ने अगर पुलिस को शिकायत की जांच करने और जरूरी कार्रवाई के आदेश दे दिए तो समझिए पुलिस क्या कर सकती है। अब ये मध्य प्रदेश पुलिस हो सकता है नेटफ्लिक्स के मुख्यालय पहुंचे, नेटफ्लिक्स के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया जाए रीवा में जहां जांच हो रही है, जहां मामला दर्ज हुआ, और उसके बाद कल को कहें कि इस सीरीज को वापस करिए, बैन करिए, या इस सीरीज को ऑफ करिए, ऑफ एयर करिए। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति जो लव जिहाद, हर किसी प्यार के मामले में भी, किसी जोड़े के निजी मामले में कि अगर लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, उसमें लव जिहाद का एंगल खोजना, उस एंगल को लेकर शिकायत दर्ज कराना, उसकी एक मिसाल है। और ये वो जमात है जिन्हें सीरियल में, जिन्हें फिल्म में, जिन्हें किस्से में, जिन्हें कहानियों में कहीं भी अगर किरदार हिंदू लड़की होती है तो उन्हें इतराज है। और यही जमात है जिसने गुवाहाटी में एक सीरियल पर बैन की मुहिम चलाई जिसमें लड़की, उसमें भी लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, और आखिरकार गुवाहाटी में असम के डीजीपी ने बैन कर दिया था। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट से फिर इजाज़त मिली उस सीरियल को चलाने की। तनिष्क के विज्ञापन का मामला कुछ दिन पहले का है, जिसमें विज्ञापन को वापस लिया तनिष्क ने डरकर, क्योंकि तनिष्क के शोरूम पर हमले की तैयारियां हो गई थी, धमकियां मिलने लगी थी। तो ये सिलसिला अभी आगे चलेगा, अभी शुरुआत है, ये खबर है, और आगे आने वाले समय में अगले साल 4 राज्यों में चुनाव है, तो धीरे धीरे ये लव जिहाद का मामला यूपी, एमपी, दूसरे राज्यों में जोर पकड़ेगा, ताकि हिंदू मुस्लिम ये होता रहे। तो इसी का एक एंगल है। ये खबर कुछ अखबारों में है, नवभारत टाइम्स और एक्सप्रेस में, कुछ जगह विस्तार से छापा हुआ है, और नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है कि भावनाएं आहत करती हैं एक धर्म विशेष की, इसलिए मैंने ये निर्देश दिया है कि ये कार्यक्रम क्यों बनाया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, निर्माता निर्देशक को जांच के निर्देश, निर्माता निर्देशक से ये पुलिस पूछताछ में पता लगाएगी, कितनी बड़ी चीज़ पता लगाएगी, ये मिश्रा जी ने कहा। तो ये खबर कुछ अखबारों में है। उसके बाद छिटपुट अगर हम बात करें तो ज़्यादातर अखबारों में एक खबर है, बीजेपी जिस ढंग से बिहार चुनाव में जीत के तुरंत बाद, हालांकि तैयारियां पहले से थी, जिस ढंग से बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए बंगाल फतह की जो तैयारी की है, जब अगर आप समझेंगे कि एक पार्टी जो देश में लगातार दूसरी बार लोकसभा में जबरदस्त कामयाबी के साथ जीतती है, जिसके गठबंधन की 350 सीटें हैं, अकेले जिस बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें हैं, वो पार्टी बंगाल को जीतने के लिए, जहां 5 महीने बाद चुनाव है अप्रैल मई में, किस तरह से किलेबंदी करती है, उसकी खबरें कुछ अखबार में। और दूसरी तरफ 1885 की पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसमें किस तरह से सिर फुटअव्वल हो रहा है। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और दूसरे नेता, चिदंबरम, बयानों की झड़ी लगी है, नेतृत्व पर सवाल है। कांग्रेस के भीतर किस तरह से 5 सितारा संस्कृति है, उस पर गुलाम नबी आजाद ने सवाल खड़े किए हैं। और उसके बाद कांग्रेस क्या तैयारी 5 महीने बाद चुनाव की करेगी उसका पता नहीं, लेकिन बीजेपी को लेकर हर अखबार में खबर। वो खबर बताते हुए मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, और ये समझना जरूरी है कि बीजेपी को अगर कहते हैं, बीजेपी नेतृत्व को विनिंग मशीन, चुनाव को कैसे जीतना है, साम दाम दंड भेद हेन केन प्रकारेण, हर तरह के तरीके, हथकंडे, प्रचार और जबरदस्त मुस्तैदी, चुनाव जीतना कोई बीजेपी से सीखे। तो आज के कई अखबारों में खबरें दोस्तों, और उसमें जो एक बहुत अहम है, देखिए चुनाव 5 महीने बाद है, और अगर इस चुनाव की बात करें तो कई सालों से बीजेपी जमीनी तैयारी बंगाल में कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीटें बीजेपी जीती। आज की तारीख में बीजेपी की विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें हैं। तो जहां बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें हैं, वहां अमित शाह ने टारगेट दिया है 200। आज की तारीख में अगर बंगाल विधानसभा की बात करें तो 294 सीटों वाली विधानसभा है, और उसमें 211 सीटें टीएमसी के पास है, 45% वोट के साथ। मैंने आपको बताया 3 सीटें बीजेपी के पास। 3 सीटों वाली बीजेपी का टारगेट है 200 सीटें जीतना। 44 सीटें इस विधानसभा में कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस कहां है? कांग्रेस नेता सिर फुटअव्वल कर रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। नेतृत्व कहां है आप सब जानते हैं। तो ऐसे नहीं जीतती है बीजेपी, और इसी के बारे में कई अखबारों में विस्तार से खबर है।
खबर ये कि जेपी नड्डा अभी से, जो पार्टी अध्यक्ष हैं, अभी से 120 दिन के लिए ऑल इंडिया टूर पर निकलने वाले हैं। और 120 दिन के लिए टूर पर निकलने के मतलब जो खबर दिख रही है उसमें हर महीने कम से कम 20 दिन बाहर रहेंगे। उन तमाम राज्यों के दौरे करेंगे जहां चुनाव है, इसके अलावा बाकी राज्यों के भी दौरे करेंगे। और जब मैंने देखा जेपी नड्डा के इस दौरे का मकसद क्या है, तो मकसद ये भी है कि 2024 के चुनाव के लिए जमीनी तैयारी क्या है उसका मुआयना। तो अभी 2024 का चुनाव 4 साल बाद है, 3.5 साल कम से कम। लेकिन उस 2024 के मद्देनजर तैयारियां क्या हैं? जहां जाएंगे वहां पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, एमएलए से मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, हर राज्य के पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, अपनी बात कहेंगे। तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी से लंबी तैयारियों में जुट गए। और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के बाद बाकी कांग्रेस नेतृत्व क्या कर रहा है आप जानते हैं। यूं बीजेपी की जीत नहीं होती और यूं विपक्ष की हार नहीं होती, इसके पीछे कुछ वजह हैं। और जब आप देखेंगे और समझेंगे कि बीजेपी कैसी तैयारी करती है तो वो वजह सामने आती है। अभी जो मैं खबर देख रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी की कैंपिंग, बीजेपी नेताओं ने जिस ढंग से जबरदस्त रेजिमेंटेशन करना शुरू कर दिया बंगाल में, उसी में है कि 294 विधानसभा को 5 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेताओं को दी गई है और हर सेक्टर की जिम्मेदारी के लिए कोर टीम बनाई गई है। हर कोर टीम में 10 से 12 राष्ट्रीय नेता हैं। और उसके अलावा ये सारे नेता जिले जिले के जिला अध्यक्ष से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उस फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। सोचिए कि एक एक बूथ, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक पदाधिकारी, उनसे फीडबैक लेना और ज़मीनी तैयारी क्या है वो समझना और उसके अकॉर्डिंगली उम्मीदवारों का चयन, ये बीजेपी की तैयारी है। बहुत विस्तार से हिंदुस्तान टाइम्स ने और बाकी अखबारों ने भी खबर छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत डिटेल से एक खबर है कि बीजेपी प्लान्स बिगेस्ट इलेक्शन कैंपेन पुश इन बंगाल। अब ये बिगेस्ट इलेक्शन कैंपेन पुश अभी से बीजेपी की तैयारी, उसको लेकर जो खबर है इसी में विस्तार से हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने बताया, तन्मय चटर्जी ने, कि कैसे स्थानीय स्तर पर बीजेपी की, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर बीजेपी की तैयारी है। और उसमें है कि 26 नवंबर से बीजेपी नेताओं का वहां पहुंचना शुरू हो जाएगा बंगाल, जिसमें दर्जनों केंद्रीय मंत्री, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक से चुने गए बीजेपी नेता, ये सब पहुंचेंगे। आरएसएस के प्रचारक पहुंचेंगे देश भर से और वो कैंप करेंगे। और उसमें खास बात यह है कि जो खबर में बताया गया है कि ये सारे लोग शहर के बड़े होटलों में नहीं ठहरेंगे, वो जो प्रचारक हैं या कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर ठहरेंगे। इसी की तरफ इशारा गुलाम नबी आज़ाद ने किया है, जो आज के अखबारों में, कुछ अखबारों की सुर्खियां हैं कि कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस नेता 5 सितारा संस्कृति में ढले होते हैं और 5 सितारा संस्कृति में रचे बसे होते हैं। और यहाँ फर्क देखिए बीजेपी और कांग्रेस का। और इसी में सुनील देवधर, दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े, हरीश द्विवेदी, विनोद सोनकर, ऐसे बहुत सारे नेता, जो सुनील देवधर बहुत चर्चित हुए थे त्रिपुरा की जीत के बाद, ऐसे बहुत सारे नेता जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। संघ के फुल टाइम प्रचारकों का जत्था जिले जिले में कैंप करेगा, लोकल लीडरशिप से बात करेगा, माहौल का मुआयना करेगा और बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष को सीधे रिपोर्ट करेगा और उनसे संपर्क में रहेगा। और इसी में जैसे नवभारत टाइम्स ने भी छापा है, बंगाल में 200 प्लस के लिए किस प्लान पर चल रही है बीजेपी, पूनम पांडे की स्टोरी है। इसमें भी उन्होंने ऐसे ही छापा है कि कैसे केंद्रीय टीम के जो पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और दुष्यंत गौतम, पार्टी सचिव सुनील देवधर, वही सब नाम जो आपने बताए, इन सब के नेतृत्व में कैसे जिले जिले को समझने की कोशिश करेगी बीजेपी। मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय को लेकर 3 दिन पहले खबर आई थी कि वो भी, उन्हें भी कोई इंचार्ज बनाया गया। मकसद मेरा बताने का ये है, जो अखबारों में है, कि बीजेपी ने बंगाल जीतने की किस कदर तैयारी की है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी से बीजेपी का मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और अगले 5 महीने में नहीं छोड़ेगी। और उस प्रचार में, उसमें दुष्प्रचार भी होगा, उस प्रचार में वो सारे एजेंडे भी होंगे जो बीजेपी के हैं,
हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश भी होगी, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी 27 से 29% है। उसके बाद बीजेपी का जो कोर इशू और कोर एजेंडा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी को बीजेपी लगातार निशाने पर लाती है, वो सारे मुद्दे अगले कुछ महीनों में लगातार आपको उठते दिखेंगे, रैलियों में, भाषणों में, सोशल मीडिया पर। वो सब चीजें अपनी जगह, और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी मशीनरी का जिले जिले के स्तर पर तैनाती अपनी जगह। एक तरफ तो ये बीजेपी की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस की खबर अगर देखेंगे तो सवालों पर आला कमान की चुप्पी का क्या मतलब है। कांग्रेस पार्टी का संकट, कांग्रेस पार्टी में संकट बढ़ रहा है, और उसके बाद कैसे चुनाव में खराब नतीजों को लेकर कैसे कांग्रेस में लाठी डंडे चल रहे हैं, बयानबाजी के, बयानों के लाठी डंडे, उसकी खबरें अखबारों में हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने सवाल उठाए, ज़मीन से कट चुकी है कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई भी पदाधिकारी बन जाता है तो लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड छपवा कर संतुष्ट हो जाता है, और 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ तो लोग टिकट मिलने के बाद 5 स्टार में भी डिलक्स रूम ढूंढते हैं, जहाँ सड़कें खराब हो वहाँ नहीं जाना चाहते। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुनाव जीतकर बनता है तो उसे अहमियत का एहसास होता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी बन जाता है। ये गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। ये उसी खबर का एक्सटेंशन है जब कुछ दिन पहले जब कुछ दिन पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने चिट्ठी लिखकर, लेटर बम कहा गया था, चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, चुनाव संगठन के चुनाव हो इस पर सवाल उठाए थे, और किस तरह से पार्टी में अधिकार मिले लोगों को और विकेंद्रीकरण हो, उसको लेकर बहुत सारी बातें चिट्ठी के जरिए कई नेताओं ने अपनी बात पहुंचाई थी, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ, CWC की मीटिंग हुई, लेकिन फिर वो बातें दफन हो गई। तो वो खबरें हैं। और उसी के बीच ये है कि जब कोई सवाल उठाता है पार्टी नेतृत्व पर या पार्टी के तौर तरीकों पर, तो सलमान खुर्शीद जैसे नेता या बहुत सारे नेता आकर कहने लगते हैं ऐसी कोई बात नहीं। वही खबर है कि सलमान खुर्शीद ने कहा अंधे हैं जिन्हें सोनिया राहुल के लिए समर्थन नहीं दिखता। और उसके बाद सलमान खुर्शीद ने जो हाल के दिनों में कपिल सिब्बल, कार्ति चिदम्बरम और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, ऐसे लोग जो पार्टी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए सलमान खुर्शीद और बहुत सारे लोग हैं, उनकी बयानबाजियां हैं। तो ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को अगले 5 महीने बाद होने वाले चुनाव की तैयारी करनी है, बिहार में बुरी तरह से हार कर 70 सीटें मिलने के बाद, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 सीट जीतकर कांग्रेस आई है, तो अब तैयारी आगे की करनी है। वहाँ कांग्रेस की खबर सब जगह यही है, 5 सितारा संस्कृति से चुनाव नहीं जीत सकते। और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद का कहना कि पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। एक नेता कहता है पार्टी में हार की जिम्मेदारी तय हो, दूसरा नेता कहता है कोई संकट नहीं है, पार्टी में सब चंगा सी। तो ये खबर है, इससे आप और राहुल गांधी के ट्वीट की खबर है कि राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने फिर से सरकार को घेरा, तो राहुल गांधी ट्वीट करके मुक्त हो जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर चुनाव के महीने 2 महीने पहले उतरते हैं, उसके पहले पार्टी कहीं सन्नाटे में रहती है, कहाँ रहती है, नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक, और उसके बाद नतीजे ऐसे क्यों आते हैं, सोचने की बात है। यूपी चुनाव में हमने देखा था कि क्या हाल हुआ यूपी में और अब बिहार में, तो ये है। और अगले साल वो भी तब जब 4 राज्यों में चुनाव है, और उस चुनाव की तैयारी में अब जैसे यही खबर है, नड्डा उत्तराखंड से देशव्यापी दौरे शुरू करेंगे। एक तरफ बीजेपी नेतृत्व है जो अभी से देशव्यापी दौरे कर रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व है जो ट्विटर पर सरकार की आलोचना करके बड़ी क्रांति कर रहा है कांग्रेस नेतृत्व। खैर, तो ये खबर है। उसी में तमिलनाडु को लेकर भी है कि तमिलनाडु में जिस ढंग से अमित शाह ने तमिलनाडु में जाकर मोर्चेबंदी की है, AIADMK के नेताओं से मुलाकात और तमिलनाडु में भी जीतने का टारगेट, तमिलनाडु में भी बेहतर प्रदर्शन का टारगेट अमित शाह ने तमिलनाडु के जो बीजेपी वर्कर हैं, बीजेपी नेता हैं, उनको देकर आए हैं। तो ये खबर भी है टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी अखबारों में। बताने का मकसद ये है कि बीजेपी जब लड़ती है तो लगता है कि सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है, चाहे जो भी करना पड़े। यही खबर है कि 50 सीटों का टारगेट दिया है बीजेपी नेताओं को अमित शाह ने तमिलनाडु में। और जेपी नड्डा, I won 2024 polls, नड्डा टू गो ऑन 120-day टूर अक्रॉस इंडिया। अब जरा सोचिए, सोचने में कैसा लगता है कि 2024 के चुनाव के लिए अभी से नड्डा देश दौरे पर निकल रहे हैं। तो ये खबर है, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कांग्रेस और बीजेपी और विपक्ष और बीजेपी में
फ़र्क क्या, सारे अखबारों में विस्तार से बीजेपी की जो रणनीति है और बीजेपी का प्रचार तंत्र भी है, मीडिया भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी नेताओं के दौरे, बीजेपी नेताओं के बयान, बीजेपी नेताओं की रैलियां, बीजेपी नेताओं की तरफ से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश, बीजेपी नेताओं का एजेंडा, इन सब चीज़ों को मीडिया में पर्याप्त तरजीह मिलेगी, तवज्जो मिलेगा। सारी बहसें आने वाले 4-5 महीनों तक बीजेपी जो एजेंडा सेट करेगी, उन्हीं एजेंडे के इर्द गिर्द बहसें टेलीविज़न चैनलों पर होगी। नतीजा क्या होगा ये पता चलेगा अप्रैल मई के चुनाव के बाद, जब नतीजे आएंगे। बंगाल की बात करो, बंगाल बहुत अहम है। उसके बाद गाय को लेकर बहुत चिंतित बीजेपी राज्य सरकारें हैं। तो अब मध्य प्रदेश से खबर आई है कि गाय को लेकर काओ सेस होगा, गाय पर सेस लगाया जाएगा और उसको लेकर कुछ अखबारों में खबर है, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, बाकी अखबार में गो माता सेस। अब गो माता सेस, जब भी चुनाव का मौसम आता है तो एक बार फिर से गाय केंद्र में गौ माता आती हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे भी गो कैबिनेट बना दिया है। तो अमर उजाला में एमपी में गौ माता सेस लगाने की तैयारी, सीएम बोले गौशालाओं के उत्थान पर होगा पैसा खर्च और उसके बाद मामूली सा टैक्स लगाया जाएगा। और उन्होंने गो कैबिनेट की बैठक भी की है और गौ माता के उत्थान के लिए या उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए ये सेस की बात है। ये सब जगह अखबारों में खबर है और इसका मकसद आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जब गाय और गोमाता की बात करती है उसके पीछे मकसद क्या होता है। उसी में एक दिलचस्प खबर मैंने देखा, नवोदय टाइम्स में सिंगल कॉलम पर पिछले पेज पर है, निराश्रित गाय पालने पर किसान को हर माह मिलेंगे 900 रुपये। और उसमें इन्होंने कहा है कि जो निराश्रित गाय पालने वाले किसान को 900 रुपये प्रति माह प्रति गाय की देखरेख के लिए दिया जाएगा, जिसका हर माह निरीक्षण होगा। तो गाय निराश्रित मतलब जो गाय गौशाला से बाहर है या भटक रही है या जिस गाय को चारा खाना पीना नहीं मिलता है, उसे पालेंगे तो 900 रुपये योगी सरकार देगी। ये गाय के लिए तो किया गया, लेकिन क्या गरीब बच्चों के लिए या जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलती होगी, या ऐसे परिवार जिन्हें 900 रुपये जिनके लिए पूरे महीने बहुत बड़ी बात होगी, क्या उनकी भी चिंता सरकार को है क्या? या चूंकि गाय के साथ एक वोट जुड़ा है इसलिए गाय की बात ज़्यादा होती है और गाय को दर्जा देने की भी बात हो रही है। वो खबरें सब अखबारों में है। इसके अलावा छिटपुट कोरोना और ये सब को लेकर खबर है और चूंकि अखबार मैंने आज भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो इसलिए आज थोड़ा अनमनस्क भाव से भी अखबार पढ़ा है। सिलसिला टूट जाता है तो ये स्थिति होती है। शुरू करेंगे फिर से दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।